आज प्रोग्राम में बात तो हम करेंगे सियासी इत्तेहाद जो बनने जा रहे हैं और इंतखाबी अमल कैसा होगा, लेकिन शुरू में इकॉनमी के हवाले से कुछ नंबर्स हैं। 286.39 ये आज रुपया डॉलर के मुकाबले में उसका रेट है, 286 रुपये 39 पैसे। और हम सोच रहे थे कि इसको अभी गुंजाइश है 15-20 रुपये और रुपया स्ट्रेंथन हो डॉलर के मुकाबले में, और 250-60 के दरमियान कहीं इसकी वैल्यू सेटल होनी चाहिए। जितना रुपये ने गेन किया था 307 या 309 से, तो उसका एक्सपोर्ट्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, ना इन्फ्लेशन के ऊपर उसका हमें कोई ऐसा रद्द-ए-अमल नज़र आया है, बल्कि उसके पॉजिटिव इंडिकेशंस हमें नज़र आई हैं। एक्सपोर्टर्स ने जो पैसा रोक के बैठे हुए थे, उन्होंने इंटरबैंक के अंदर वो अपना पैसा बेचना शुरू किया, रुपया मजबूत हुआ उससे। जो पाकिस्तान से स्मगलिंग के हवाले से कार्रवाइयाँ की गई थी, उसका भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट सामने आया। एक्सपोर्ट्स के नंबर बड़े मानी खेज हैं। अक्टूबर का महीना आफ्टर सो मैनी मंथ्स एक पहला महीना था जिसमें हमें एक पॉजिटिविटी एक्सपोर्ट्स के नंबर में नज़र आई है। एक्सपोर्ट्स के नंबर जो अक्टूबर के महीने में थे 2.7 बिलियन डॉलर्स, और अक्टूबर ओवर अक्टूबर, अगर इस साल अक्टूबर 2023 को अक्टूबर 2022 से मुआवजा करें तो 13% उसके अंदर ग्रोथ नज़र आती है, विच इज़ ए डिसेंट ग्रोथ। पाकिस्तान में हम 25 अरब डॉलर पे कई सालों से फंस गए, 10 सालों से कम अज़ कम, और उससे आगे पीछे निकल नहीं रहे। तो 13% की ग्रोथ, रुपया इसके बावजूद कि 309 से आपका 280 पे आया था। तो इसका मतलब यह है कि आपकी एक्सचेंज रेट ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, ना डिवैल्यू होकर उसने मदद की एक्सपोर्ट्स की, ना रुपया स्ट्रेंथन हुआ तो उसका नुकसान हुआ एक्सपोर्ट्स को। तो रुपया स्ट्रेंथन होने का इन्फ्लेशन के ऊपर फ़ायदा हुआ। इन्फ्लेशन मुसलसल अब 30 से ऊपर था, 31, 33, 35, 39, और रूरल इन्फ्लेशन जो ख़ास तौर पर था फूड इन्फ्लेशन, वो 40s में घूम रहा था। तो लेकिन रुपया मजबूत होने का सबसे ज़्यादा असर, क्योंकि आपकी फ्यूल प्राइसेस भी रिटेल लेवल पे कम हुई हैं, तो उसका असर ये नज़र आया है कि जो आपका इन्फ्लेशन का नंबर था अक्टूबर के महीने में 26.9% आया। अब रुपया दोबारा गिरा है। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक रीज़न ये हो सकती है हमने पाकिस्तान से जो कर्ज़े की अदायगी करनी है वो कर रहे हैं, उस वजह से दबाव का शिकार हो। लेकिन मेरे ख्याल में एक हमारी आजकल आर्म ट्विस्टिंग होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के हाथों। IMF की टीम इस्लामाबाद में बैठी हुई है और हम अच्छे बच्चों की तरह हर उनका हुक्म मानते हैं। तो इस हुक्म को मानने में बहुत नुकसान है पाकिस्तान का। एक हमने 22% जो पॉलिसी रेट किया है उसने पाकिस्तान की तबाही की है। 7-7.5 हज़ार अरब रुपया हम बैंकों को दे रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स की मद में, जो रेवेन्यू कमा रहे हैं उससे भी ज़्यादा बोरो करके बैंकों को दे रहे हैं। तो हमारे पास कुछ पैसा नहीं है कि डिफेंस भी पूरा करें, अपनी डेवलपमेंट स्कीम चला सके, कुछ पैसा नहीं है उसके लिए, सब उधार के ऊपर, डिफेंस भी उधार के ऊपर है। तो ये सेंसिबल अप्रोच नहीं है, ये हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा और अपना रास्ता निकालना पड़ेगा। और इसी तरीके से रुपए की जो नाकदरी है वो नुकसान पहुंचा रही है, एक आम आदमी को ज़िंदा रहना मुश्किल कर रही है। इसको रुपया अगर 10-15 रुपये और गेन करता है तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमारी बरामदात हर्ट हुई हैं उससे। ये अक्टूबर का महीना उसकी निशानदेही कर रहा है कि हमने रुपया मजबूत करने के बावजूद 13% ग्रोथ ले लिए, जो पिछले कई महीनों नीचे गिर रही थी। पहला महीना आया तो पॉजिटिव आया, तो हमें इसके ऊपर सोचो विचार करना चाहिए और IMF से डिस्कस भी करना चाहिए। एक स्टेटमेंट है हमारे इंटीरियर अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की, जो उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए जिक्र किया, इस तरह के कुछ इकदाम हो सकता है कि हमें मुश्किलात से बचा लें। काकड़ साहब ने एक इंटरव्यू में जिक्र किया है कि ये जो रेकोडिक वाला प्रोजेक्ट है हमारा बैरिक गोल्ड के साथ, तो बैरिक गोल्ड का एक शेयर होल्डिंग जो है हुकूमत पाकिस्तान अपनी है, जो भी उनका अरेंजमेंट होगा, उनका अभी एक कमर्शियल नेगोशिएशन है, उसके ऊपर वो ज़्यादा क्यास राय नहीं करेंगे। लेकिन उनका ख्याल ये है दिसंबर तक सऊदी अरब के साथ एक डील फाइनलाइज हो जाएगी। तो काफ़ी अरसे से तो ये है कि सऊदीज़ और चाइनीज़ पाकिस्तान में माइनिंग सेक्टर में भी और IT सेक्टर में और एग्रीकल्चर में ये कुछ दोस्त ममालिक आएंगे, सऊदी अरब, चाइना, कतर और UAE, और हमें एक फ्यू बिलियन डॉलर्स की FDI मिल जाएगी। ये अगर मटीरियलाइज हो जाए तो हमारी ज़िंदगी IMF के इस फंदे से किसी हद तक जान बचाने में आसानी पैदा हो जाएगी। आज की जो पॉलिटिकल न्यूज़ है उसकी तरफ आते हैं। सियासी खबरों में आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो MQM की PMLN के साथ मीटिंग है, और दोनों जमातों का ये ऐलान है कि इंतखाबात में इकट्ठे जाएंगे। ये पहली इंडिकेशन है। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन होने वाली थी, तो मैं आपको बाद चीज़ों के ऊपर बैकग्राउंड बार बार इसलिए बताता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे देखने वाले, अगर उनको अंदाज़ा ना हो कि हवा का रुख किस तरफ है, तो उनको वक्त से पहले पता चल जाना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस के वक्त हम जब सवाल उठाते थे तो बहुत सारे सियासी जो हमारे मुबसरीन थे या पार्लिमान का जो हिस्सा लोग थे, वो कहते थे कि नो कॉन्फिडेंस उस दिन कामयाब होने का यकीन होगा जिस दिन आप ये देखेंगे कि MQM किस तरफ जाके बैठी है। तो MQM ने जिस दिन ये तय कर लिया कि वो आज PTI का साथ छोड़ के PDM के इत्तेहाद का साथ देगी, तो उस दिन ये तय हो गया था कि नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुई। बाप पार्टी और MQM दोनों इस्टेब्लिशमेंट के करीब जाने जाती हैं, और उसी रात इमरान खान ने जिस दिन MQM का बयान आया
उन्होंने गवर्नर अपने इमरान इस्माइल साहब को इनसे मिलने भेजा, कहा कि आप गवर्नरशिप ले लें, सिंध की एक और वजारत ले लें लेकिन ना जाएं, लेकिन मेरे ख्याल में तब तक देर हो चुकी थी, वो दूसरी तरफ अपनी डील डन कर चुके थे। तो अभी इनका इत्तेहादी इत्तेहाद का मतलब ये होगा कि PMLN एक आपको लीड रोल में मुमकिन तौर पर इंतखाबात के बाद नजर आए। बाकी निज़ाम कुदरत के आगे तो किसी का बस नहीं चलता, लेकिन बज़ाहिर जो इंसान के बनाए हुए मनसूबे हैं उसके मुताबिक लगता यह है कि PMLN लीड रोल में होगी और उसके कोलिशन पार्टनर्स में MQM होगी और पंजाब से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी होगी और KP से परवेज़ खटक साहब की जमात होगी और बलूचिस्तान से बाप पार्टी होगी। वही जमातें जिन्होंने PTI का 2018 में एक इस्टेब्लिशमेंट का अरेंजमेंट के तहत सेम पेज वाली जो सियासत थी उसमें साथ दिया था, वही सेम पेज की सियासत में 2024 के इंतखाबात में मुमकिन तौर पर वो नून लीग के इत्तेहादी होंगे। आपको मुबारक हो, आज तो फिर MQM से इत्तेहाद हो गया। आपका 14 सीटें थीं कराची से PTI की, अब हो सकता है कि उन्हें मुश्किल से 1 या 2 मिले, या हो सकता है वो भी ना मिले। वैसे तो मैं नोट्स ले रहा था आपने, क्योंकि बड़ी अहम जो आपका इब्तदाई है वो बड़ा अहम था इन्फ्लेशन के हवाले से, और नहीं पहले सियासी पे आ जाए, सियासी पे एंड पे फिर इस पे आ जाए। जी उस पे ज़रूर मैं मगर बात उस पे करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। देखिए बात यह है कि ये बात आपकी ठीक है, सिंध में और बिलखुसूस कराची के अंदर हमारे ख्याल में वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के जिस तरह की हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, ट्रेडर्स होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं। नवाज साहब से पूछते हैं। मुस्तफा साहब, मैंने 10 अप्रैल 2022 के नो कॉन्फिडेंस का हवाला इसलिए दिया था कि MQM के लिए शायद वो पहला मौका नहीं होगा कि उससे हवा का रुख देखा जाए। पूरी 90 की दहाई वो जब सियासी जमातें बदलते थे तो पता चल जाता था किसकी बारी जाने वाली है और किसकी बारी आने वाली है। ऐसे ही होता था, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, और अब उनका ताज़ा तरीन प्यार मोहब्बत पहले PTI से शुरू हुआ, PTI से ख़त्म हुआ, अब दोबारा नून लीग से शुरू हो गया। तो यही पॉलिटिक्स आगे चलेगी। अब अनफॉर्चुनेट इसमें एक जो क्योंकि इलेक्शनों का दौर है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने सियासी फायदे को, और एंड ऑफ द डे जो 172 का जो फिगर है, मैजिकल जो नंबर है कि हमने वो उस फिनिशिंग लाइन तक कैसे पहुंचना है, तो उसके लिए तमाम जमातें तगो-दो करेंगी, मुख्तलिफ सूबों में अपने अलाइंसेस बनाएंगी। लेकिन चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी, 76 सालों से इसी तरह चल रही हैं। ये हम जो रिपीट देख रहे हैं, ये पिछले 2-3 दहाइयों से जिस तरह आपने जिक्र किया एक रिपीट चल रहा है, उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए उस नंबर को, मैजिक नंबर को हासिल करने के लिए तो आपस में अलायंसेस बना लेते हैं, लेकिन और उसके शायद उन्हें वक्ती तौर पे इंतखाबी हवाले से फ़ायदे भी मिल जाते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि ये अलायंसेस क्या किसी कॉमन ग्राउंड पे बन रहे हैं, ये सिर्फ नंबर हासिल करने के लिए बन रहे हैं, या किसी आप प्रोग्राम या मैनिफेस्टो के ऊपर बना रहे हैं। क्योंकि हमें जिन चीज़ों का आपने इब्तदाइया दिया है, हम जिस क्रिटिकल जंक्चर पे खड़े हुए मलिक साहब, यहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ों के ऊपर आपस में भी बैठ के तय करना है कि अब हमने मुल्क को यहाँ से आगे कैसे चलाना है। चलाना तो अब दूर की बात कि हमने मुल्क को रेस्क्यू कैसे करना है। ये खतरनाक सूरत हाल है कि आपको अपने डिफेंस के लिए भी आपको अपने पैसे उधार लेके वो पूरे करने पड़े, आपको अपने एक्सपेंडिचर जो है उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। वफाकी हुकूमत तकरीबन बैंकरप्ट हो चुकी है। तो इस सूरत हाल में पॉलिटिकल पार्टीज की अगर अभी भी यही ख्वाहिश है कि जी हम किसी तरीके से वो नंबर हासिल कर लें, पावर पॉलिटिक्स में उलझे हुए, तो इस सियासत का तो ना तो पिछली 2 दहाइयों में कोई फायदा निकला है, ना आगे जाके निकलेगा। दो सूरत हाल हैं। एक तो यह है कि नून लीग को यकीन नहीं है कि वो सादा अक्सरियत हासिल कर सकते हैं, इसलिए वो अलायंसेस करेंगे, इलेक्शन से पहले करें या उसके बाद करें। PTI मुमकिन तौर पर एक बड़ी जमात साबित हो सकती थी अगर उनको इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होती, जो उनको ना है ना होगी। उनके बंदे उठाए जा रहे हैं, कल भी उठाए हैं, आज भी उठाए हैं, फवाद चौधरी पकड़ा गया और उनके कई लोग पकड़े हैं। तो ये सूरत हाल है। ये अब इसमें इस सूरत हाल में देखना, सबसे पहली हमारी ख्वाहिश तो ये होनी चाहिए कि कभी हमारे मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हो जाए। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और तमाम जमातों को यकसा तौर पे लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल हो, तो फिर हमें ये इस तरह की चीजें शायद देखने में ना मिले। मेरे ख्याल में उतना ही फ्री होंगे जितना लास्ट टाइम 2018 के लिए फेयर थे, उतना ही PTI के लिए। और उसमें अब ये भी एक चीज काबिल गौर है मलिक साहब के MQM बाप ये अपनी एक एस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत की वजह से एक इनकी अपनी शिनाख्त है, और इनका मुस्लिम लीग नून के करीब आना पहले से ही बहुत ज्यादा गुफ्तगू है, ये बातें चल रही हैं, और बहुत लोगों को शुबा नहीं, यकीन की हद तक लोग बात करते हैं कि डील हुई है नून लीग की। ये मतलब तय है कि नून लीग की डील डन है। और एग्जैक्टली ये काफी हद तक हम जो सियासतदान हैं, हम जब 2 जमा 2 करते हैं तो हमें उसके अंदर तो डील ही नजर आ रही है। और फिर MQM का करीब आ जाना,
बाप पार्टी के लोगों का शामिल होना और बाप का ये अंदिया देना कि हम भी इनके साथ चल सकते हैं, तो ये और उसके ऊपर मोहर लगाती है ये बात। में मजे की बात यह है कि एक जरदारी साहब ने डील की थी बाप पार्टी के साथ। बाप पार्टी 18 से इंतखाबात से पहले नून लीग की हुकूमत गिरा के बनाई गई थी, ये एक उसका बैकग्राउंड है। मैं आपकी तरफ समझौता साहब एक इशू के ऊपर और फिर आप लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी नजर आती है, खासतौर पर नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ को मुशर्रफ के दौर में भी पाकिस्तान से जाना पड़ा, अटक जेल से, जब उन्होंने वो एग्रीमेंट साइन किया और चले गए। हम लोगों ने उस पर तनकीद की कि उसको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अटक किले में बंद बंदा हो तो उसके लिए मुश्किल होती है, कुछ भी हो सकता है। बेटा भी उसका हुसैन भी गिरफ्तार था। दूसरी दफ़ा फिर वो नवाज शरीफ इमरान खान के वक्त जब उनको इक़्तिदार मिलने वाला था वापस आए, पकड़े गए बेटी के साथ, फिर 4 साल बाहर गुजार के आए। अब आपको लगता नहीं है कि एक शख्स जो 35-40 साल से इस सारे सर्कस से गुजर के आया है, उसको अब कोशिश करनी चाहिए कि बाकियों के लिए रास्ता वो ना देखे जिस गड्ढे में वो खुद गिर गिर के यहाँ तक पहुँचा है। आपको आवाज़ भी उठानी चाहिए और रोल अदा करना चाहिए। मैं समझता हूँ आपकी बात 100% ठीक है, और हमारे यहाँ जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं हमारे दौर में भी हैं। अब मैं यहाँ पे बैठ के बोलूँ स्ट्रेट फेस के साथ कि हमारे दौर में तो कोई वायलेशन नहीं है, सबके दौर में वायलेशंस हैं। या पीटीआई बोले कि हमारे दौर में तो कोई बच्चा बच्ची नहीं उठाए गए, कि उन पे हर एक पे केस हुआ है। हमारे लड़के वो सोशल मीडिया के लड़के लड़कियां उठाए जाते थे, 2-2 हफ्ते पता नहीं चलता था कि मैं प्रोग्राम करता हूं आपकी हुकूमत में, आप ही के इंटीरियर मिनिस्टर FIA से, और हमारे खिलाफ भी आपने प्रोग्राम किए जो सही किए। मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है उसके ऊपर हमें किसी को भी वो जो है ना व्हाट अबाउटरी नहीं करनी चाहिए। ये होते हैं वायलेशंस, तो हमें सबको यकसू होकर उन्हें कंडेम करना चाहिए। इस वक्त भी अगर लोगों के साथ ज़्यादती हो रही, कुछ लोग हैं जिन्होंने जुर्म किए हैं, जराइम किए हैं, कुछ ऐसे जराइम हैं जिनकी सज़ा बड़ी सख्त है। ये जो हमारे सीक्रेट्स एक्ट है या 9 मई का वाक़या है, उसमें तफसीलात में गए बगैर, लेकिन अगर सिर्फ सियासी तौर पे जोड़ तोड़ के लिए लोगों को उठाया जाए तो वो मुनासिब नहीं है। हर पार्टी को एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। लेकिन 9 मई यौम स्याह उसको सही करार दिया गया, मैं खुद उसकी मजम्मत भी करता हूँ और उसको यौम स्याह कहता भी हूँ, लेकिन 9 मई में भी आपको तखसीस करनी चाहिए। कुछ लोग नाराबाजी में जो बच्चे और बच्चियाँ अंदर गए हैं, जो औरतें हैं, उनके लिए रियासत को उनको माफ़ करने की पॉलिसी अपनानी चाहिए, पार्डन करें और आगे चलें। आप उन औरतों को अंदर रख के या उन नौजवानों को अंदर रख के फ़ायदा नहीं कर रहे रियासत का। रियासत की आप जो नफरत है ना उसको कम कर सकते हैं आप उन लोगों को पार्डन करके। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन जो वहां पर नहीं, जिन्होंने जलाओ गिराव किया, सुबासाजी की, उनको आप पनिश करें। देखिए मेरे ख्याल में मैंने आप ही के अल्फाज पहले कहे हैं, अगर आप मेरे सुन लें तो मैंने बिल्कुल वही बात की है जो आपने की है। मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम हैं जिनके मुख्तलिफ़ इक़साम की सज़ा हैं। कुछ सियासी स्लोगने रहेंगे और कुछ चीज़ें जो हैं वो जराइम है। लोगों को जलाने की कोशिश करना या जला देना, जिस तरह वो किसी टावर के अंदर हुआ, ये इन चीज़ों की सज़ा और है। किला के अंदर घुस जाना और वहाँ पे असला खाने के अंदर जाने की कोशिश करना, इनकी सज़ा और है। हैविंग सेड दैट, ये तो इस बात पे तो मेरा आपका इत्तेफाक है। मैं जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि जो सज़ा ऐसे पॉलिटिकल स्लोगनियर है वो एक अलहदा चीज़ है, और जहाँ पे किसी ने उकसाया है, बगावत की कोशिश की है, एक्चुअली वो ये केस जो है ये म्यूटनी का केस है। कोशिश ये की गई थी कि फ़ौज के अंदर म्यूटनी हो जाए, क्योंकि नए नए अभी चीफ आए थे, और कोशिश ये थी कि इस वक्त उल्टाया जा सकता है ज़रा सा जोर डाल के। लेकिन हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू दिस, मैं तो खुद ये समझता हूँ जी किसी सियासी जमात को बंद नहीं करना चाहिए। सिर्फ जिन लोगों ने जराइम किए हैं उनको अलहदा कर लें। इनकी पार्टी के अंदर से भी अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी पंजोता साहब से बात हो रही थी, इनको भी अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। कुछ लोगों के ऊपर तो बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो 15 से 28 मिनट के अंदर अंदर पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए थे। उनमें से किसी को नहीं उठाया गया, किसी को पे तशद्दुद नहीं किया गया। तो हमारे यहाँ भी ऐसा पहले होता था, लेकिन अभी आपने देखा चाहे आपने गाड़ी तबासी वो बाहर नहीं आ सके, तो उसका एंड रिजल्ट यही निकलना था जो निकला है, उसके अलावा नहीं था। लेकिन मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, उनमें मैं और क्योंकि मेरे वैसे सारे कॉलीग्स हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि कौन कौन किन किन की वीडियो मौजूद है जो उकसा रहे थे कि चलो GHQ पे हमला करो या ना करो, लेकिन बुनियादी तौर पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपसे, आप जो बात कर रहे हैं उससे मुख्तलिफ नहीं है।
मैं ये कह रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग, वो जो पार्टियां जिन्होंने बदली एकदम, उनमें से ये सिर्फ ये लोग तो वो हैं जिन्होंने नहीं बदली।